नमस्कार साथियों व नमस्कार विद्यार्थियों। मॉडल पेपर का जो पार्ट था उसके अंदर हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कर लिया था और जो आपका लास्ट पार्ट बचा है पार्ट डी, आज उसकी बात कर रहे हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो दिया गया है उसमें पार्ट डी में किस किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट डी के अंदर अगर हम बात करें तो पार्ट डी के अंदर अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्वेश्चन अथवा के अंदर आएगा और साथ ही साथ हर पार्ट के अंदर तीन तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे आप सब देख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है और आपसे ये पूछा गया है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो आप सब जानते हैं जो द्रव स्नेही कोलाइड है ये एक्चुअल में कोलाइडी विलयन से लिया गया है। नाम से ही पता चल रहा है द्रव स्नेही कोलाइड। डेफिनेशन के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए स्टार्च है, अगर आप उसको पानी में घोलेंगे तो जो स्टार्च और पानी है, स्टार्च यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था है और पानी यहाँ परिक्षेपण माध्यम है। तो स्टार्च और पानी के मध्य आकर्षण होने के कारण स्टार्च पानी में आसानी से घुलकर कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो स्टार्च है, प्रोटीन्स है, ये सब द्रव स्नेही कोलाइड है। तो आप परिभाषा बोर्ड में ऐसे लिखेंगे, ऐसे विलयन, ऐसे कोलाइडी विलयन जो आसानी से बनाए जा सकते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और बहुत अच्छी परिभाषा इसकी इस तरह से लिखी जाएगी, ऐसे कोलाइडी विलयन या ऐसे विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण हो, वो क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण स्टार्च का कोलाइडी विलयन, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइड के क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताइए। तो आप सबको पता है, अधिशोषण की बात करें तो बोर्ड की बुक में आप सबको इस तरीके से दिखाया हुआ है सिलिका और इस तरीके से दिखा रखी है जल वाष्प। जबकि दूसरी तरफ बोर्ड की बुक में दिखा रखा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल वाष्प। पहला वाला डायग्राम हमें अधिशोषण के रूप में दिखाया है, दूसरा डायग्राम हमें अवशोषण के रूप में दिखाया है। पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जल के अणु केवल सतह पर हैं और जबकि दूसरे वाले डायग्राम में जल के अणु सतह के साथ कहां हैं, अंदर भी हैं, अंदर भी हैं। तो आप अधिशोषण और अवशोषण में पहला अंतर ये लिखेंगे, नंबर 1 हम ये कहेंगे कि जो अधिशोषण है ये पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है। आप ये कहोगे यह केवल सतह पर होती है, अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, ये केवल सतह पर होती है। जबकि जो अवशोषण है वो स्थूल घटना है, वो स्थूल घटना है। स्थूल घटना का मतलब यही है कि जो अवशोषण है वो पूरे के पूरे पदार्थ में होता है, जबकि अधिशोषण केवल कहां पर होता है, सतह पर होता है। तो पहला अंतर यही होगा, अधिशोषण पृष्ठीय घटना है जबकि अवशोषण पूरे पदार्थ में होता है, स्थूल घटना है। दूसरा अंतर हम ये लिखेंगे, अधिशोषण की जो गति होती है वो समान रहती है, जबकि अवशोषण क्या होता है, शुरू में तो तीव्र गति से होता है और बाद में धीमा होने लग जाता है। पहला अंतर, अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, अधिशोषण केवल सतह पर होता है, अवशोषण स्थूल घटना है, सतह के साथ साथ अंदर भी होता है अर्थात पूरे पदार्थ में होता है। अधिशोषण समान गति से होता रहता है, जबकि जो अवशोषण होता है वो प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, फिर बाद में उसकी जो गति है वो मंद हो जाती है। आप ये कहोगे, फिर तीसरा आप लिखोगे उदाहरण, तो आप लिखोगे जो सिलिका है उसको जब जल वाष्प के संपर्क में रखा जाता है तो जो जल वाष्प है वो सतह पर अधिशोषित हो जाती है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड को जब जल वाष्प के संपर्क में रखा जाता है तो वहां अवशोषण होता है, जल के अणु न केवल सतह में जबकि अंदर भी क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे कहा है वैद्युतीय अपोहन को क्या करना है, परिभाषित। वैद्युत अपोहन का
नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको पता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस मेथड आपसे पूछा जा रहा है। बुक्स में से आप देखेंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस का हमें यहाँ डायग्राम बनाना है। इलेक्ट्रोडायलाइसिस आप जानते हैं, वैद्युतीय अपोहन क्या है? एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर जो अशुद्ध कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, अशुद्ध कोलाइडी सॉल्यूशन है, उसको इस तरीके से रखा जाता है अशुद्ध कोलाइडी सॉल्यूशन को, और आपने देखा होगा यहां और यहां दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो अशुद्ध कोलाइड है, इसमें उपस्थित जो आयंस हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। ये चीज इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहलाती है। और वैद्युत अपोहन का डायग्राम आप खुद बोर्ड की बुक में से देख के बनाएंगे। अथवा में दूसरा क्वेश्चन इसके साथ अथवा में भी है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अथवा आएगा। जो 30 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब के अंदर अथवा आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे द्रव स्नेही कोलाइड पूछा गया, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे द्रव विरोधी कोलाइड पूछा गया अथवा में। तो द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर तो मैंने आपको परिभाषित किया था, ऐसे विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड बनाते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने आपसे कहा था स्टार्च का कोलाइडी विलयन, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन, प्रोटीन का कोलाइडी विलयन। द्रव विरोधी कोलाइड की आप डेफिनेशन कहेंगे ऐसे विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। आसान भाषा में मैं बोलूं तो मैं कहूंगा ऐसे कोलाइडी विलयन जिन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूंगा सल्फर का कोलाइडी विलयन है, धातु का कोलाइडी विलयन है, ये सब के सब द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विलयन और कोलाइडी में आपको कोई दो अंतर बताने हैं। एक तो विलयन है और एक आपको कोलाइडी है, आपको इन दोनों के अंदर अंतर बताना है। आपसे पूछा गया कि विलयन और कोलाइड में अंतर बताइए। तो आप सब जानते हैं विलयन, वास्तविक विलयन और कोलाइड में पहला अंतर यही होता है कि जो विलयन होते हैं वो समांगी विलयन होते हैं। यानी आप विलयन की डेफिनेशन कहेंगे दो या दो से अधिक अवयवों से जो समांगी मिश्रण बनता है वो विलयन कहलाता है। आपने शक्कर के अंदर जब चीनी घोली तो वो जो विलयन है वो विलयन आपका समांगी विलयन है। समांगी का मतलब यह है कि जो आपको जो सारे के सारे उस विलयन के अंदर जो गुणधर्म है वो सभी जगह आपको एक जैसे दिखाई देंगे। विलयन की डेफिनेशन ऐसे बोली जाएगी, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जबकि जो कोलाइड या कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक अवयवों का विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। दूसरा अंतर आप ये लिख सकते हैं, विलयन के अंदर आपको एक ही प्रावस्था या एक ही फेज दिखाई देती है, जबकि कोलाइडी विलयन के अंदर जो प्रावस्था या फेजों की संख्या होती है वो क्या होती है? दो होती है। अभी अभी मैंने कहा, इसके उदाहरण के रूप में बोल सकते हो चीनी व पानी का जो बना हुआ चीनी व पानी का जो विलयन है, चीनी को जब हम पानी में घोल देते हैं, शक्कर का जो पानी में बना जो विलयन है वो आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। जबकि अभी भी मैंने कहा था स्टार्च का विलयन, आप प्रोटीन का विलयन, जिलेटिन का विलयन या आप किसी धातु का जो कोलाइडी विलयन बनाते हैं वो सब की सब कोलाइडी विलयन के क्या है? उदाहरण है। साथ में आपसे यह पूछा गया टिंडल प्रभाव आपको बताना है। तो आप सबको पता है यहां पर हमसे सिर्फ डायग्राम पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र बनाएं। तो आप इसको बोर्ड की बुक में से देखेंगे। टिंडल प्रभाव आपको पता है केवल कोलाइडी विलयन में देखने को मिलता है, वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता। डायग्राम में बोर्ड की बुक में दिखाया हुआ है कि जैसे ही सॉल्यूशन कोलाइडी विलयन के ऊपर से आप लाइट डालते हैं तो जो कोलाइडी कण है वो क्या कर देते हैं? उस लाइट का प्रकीर्णन कर देते हैं। उसके कारण अंधेरे के अंदर आपको प्रकाश का पथ दिखाई देता है कि वो प्रकाश कहां कहां से विलयन में से गुजर रहा है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव देखने को किस में मिलता है? कोलाइडी विलयन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला खंड ई है। अभी जो हमने पढ़ा था वो खंड डी था। खंड डी में दो क्वेश्चन आएंगे, 29 और 30। और खंड ई के अंदर अगर हम बात करें तो देखते हैं ये भी अथवा में क्वेश्चन आएगा।
आपसे पहला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक में यह पूछा गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सूत्र ज्ञात कीजिए। यहां आपको वेग स्थिरांक सूत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। वेग स्थिरांक सूत्र जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसके अंदर क्रिया कारक A है और वो उत्पाद में बदलता है। मान लीजिए आपको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की जो सांद्रता है उसके प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। मान लीजिए क्रिया कारक A है और यह क्रिया कारक A धीरे धीरे उत्पाद में बदलता है। माना टाइम 0 पर, मैंने ये माना टाइम 0 पर इस क्रिया कारक की सांद्रता A है, उत्पाद की सांद्रता 0 है। टाइम t पर अगर मुझसे पूछा जाए तो क्रिया कारक की सांद्रता घटकर A - x रह जाती है और उत्पाद की सांद्रता कितनी हो जाती है, x हो जाती है। अब मुझसे पूछा जाए इस टाइम t पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो आप ये कहोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्रिया कारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप लिखोगे R बराबर क्या लिखोगे, K, और क्या लिखोगे, A की सांद्रता। अब आप सबको पता होगा जो अभिक्रिया का वेग होता है वो होता है dx/dt बराबर K, और इस समय क्रिया कारक A की जो सांद्रता है वो कितनी है, A - x। dx/A - x बराबर K.dt। दोनों तरफ इसका जब आप समाकलन करोगे तो फाइनली आप सबने देखा होगा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K की वैल्यू आती है वो आती है 2.303/T log 10 A/A - x। ये आपके जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए जो आपसे वेग स्थिरांक K का सूत्र पूछा है वो निकल के आता है K बराबर 2.303/T log 10 A/A - x। थोड़ा सा बुक से देखेंगे, मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है। आपको पता है जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। पता होगा अभिक्रिया का वेग क्या होता है, या तो आप क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन करके देख लें या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अभिक्रिया का वेग। dx/dt बराबर K A - x। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला आता है K बराबर 2.303/T log 10 A/A - x। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए K का मान दे रखा है और आपसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल पूछ रहा है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और आपको यह फॉर्मूला याद भी होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब अर्धायुकाल T½ निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला 0.693/K। T½ बराबर 0.693/K। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो 0.693/K है। आपको बाकायदा अर्धायुकाल T½ निकालना है 0.693। K की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.693 इंटू 10⁻⁻14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा और आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻14 सेकेंड। ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को तो कम से कम याद करके रखें। मैं समझ सकता हूं इस साल 12th के बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी समस्याएं हैं। उसका रीजन ये है प्रॉपर क्लास नहीं लग पाई, कोरोना के कारण कई परेशानियां रही, लेकिन जो मॉडल्स पेपर हैं उसकी बेसिक बातें तो आपको कम से कम याद करनी ही है। ज्यादा नहीं, इतना तो याद कर लो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला है वो K बराबर 2.303/T log 10 A/A - x है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालने का फॉर्मूला 0.693/K है। इसके अथवा में पूछा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मैंने ये देखा अगर क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक में से आएगा तो अथवा में भी फिर वो केमिकल काइनेटिक में से ही आ रहा है, तो आप ध्यान रखें ज्यादा नहीं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर वेग स्थिरांक याद कर लीजिए, या ज्यादा नहीं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक याद कर लीजिए। एक ना एक तो कम से कम याद कर लीजिए जिससे आपका दोनों में से एक का काम हो जाए। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको पता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता।
और उसके अंदर r किसके बराबर होता है, k के बराबर। मुझे ये चीज ध्यान रखनी है। डेरिवेशन में हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें क्रियाकारक A से बनाता है उत्पाद, मान लीजिए टाइम 0 पे, इसकी कंसंट्रेशन A0 है, प्रोडक्ट है 0। टाइम t पर हम देखते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन A0 माइनस एक्स रह जाती है, इसकी कंसंट्रेशन रह जाती है x। अब मुझे पता है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके अंदर r किसके बराबर है, k के। r की वैल्यू हमेशा dx अपॉन dt बराबर क्या, k। तो dx बराबर k डॉट dt, दोनों तरफ जब आप इसका समाकलन करेंगे तो फाइनली आपको फॉर्मूला पता है, x बराबर kt आएगा, या मैं फाइनली कहूं तो k बराबर किसके आएगा, x अपॉन t के। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके अंदर जो दर नियतांक फॉर्मूला आता है k, वो किसके बराबर आता है, x अपॉन t के। जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में k निकालने का फॉर्मूला 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a0 माइनस x है। यहां x क्या है, x क्रिया कारक की वो सांद्रता है जो किसमें बदल गई है, उत्पाद में बदल गई है। इसके बै पार्ट को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए अर्धायुकाल ज्ञात करना है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उनके अर्धायुकाल निकालने का फॉर्मूला A0 बाई 2 के, सॉरी, उनके लिए फॉर्मूला होता है A0 बाई 2 के, टी हाफ बराबर होता है A0 बाई 2 के। हमसे पूछा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालना है। यहां A0 का मतलब आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, के उसके लिए वेग स्थिरांक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखें, सारी चीजें दे रखी हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालनी है, उसके लिए k का मान दे रखा है, साथ ही साथ आपको प्रारंभिक सांद्रता भी दे रखी है। सारी चीजें दे रखी हैं, फॉर्मूले में लगानी है। A0 का मतलब प्रारंभिक सांद्रता है जो 0.074 है, 2 k की वैल्यू 3.7 इंटू 10 की पावर -4। जो भी आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखें, एक अच्छी चीज क्या मिलने को देखने को मिल रही है कि जो ई टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर 3-3 क्वेश्चन आएंगे एक में, अथवा 2-2 अथवा। इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। अब मुझसे कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका वेग समीकरण आपको यूज करना है और उसकी मदद से अर्धायु ज्ञात करनी है। तो आप सबने पढ़ा होगा, अब ये भी बताया k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वेग समीकरण होता है। इसकी मदद से मुझे अर्धायुकाल ज्ञात करना है, t हाफ निकालना है, 2.303 अपॉन के log 10। ये प्रारंभिक सांद्रता है। अर्धायुकाल क्या होता है, अर्धायुकाल वो समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। या मैं ये कहूं कि अर्धायुकाल आप सबको पता होना चाहिए, अर्धायुकाल वो समय होता है जब क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए, आधी रह जाए। यहां मैं ये बात करूं कि अर्धायुकाल वो समय होता है जब x किसके बराबर हो जाता है, a/2 के। कहने का मतलब यह है कि जो उत्पाद है वो जैसे मान लीजिए क्रिया कारक 100 है तो क्रिया कारक 50 रह जाता है और उत्पाद भी कितना बन जाता है, 50। अर्धायुकाल की डेफिनेशन हम ये बोलेंगे कि वह समय जब क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए, आधी रह जाए। ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये बची हुई सांद्रता है। तो आप ये कहेंगे t हाफ बराबर 2.303 अपॉन के log 10 a माइनस a/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, t हाफ बराबर 2.303 बटे के log 10 a अपॉन a/2, t हाफ 2.303 बाई के log 10 log 2 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, log 2 0.3010 log 2 0.3010
यहां आप 0.3010 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो टी हाफ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 0.693 अपॉन के। ये आपके इसका डेरिवेशन है। चूंकि आप ऐसा लिखेंगे log 10 जो 2 है, log 2 का जो मान है वो कितना होता है 0.3010। इस वैल्यू को पुट करने पर आपके पास टी हाफ 0.693/k आएगा। अगला वह पार्ट देखें इसका, वही क्वेश्चन है, अर्धायुकाल दे रखा है, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। आपको ज्यादा नहीं ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां हमसे के पूछा जा रहा है 0.693, क्वेश्चन के अंदर टी हाफ की वैल्यू 10 सेकेंड दे रखी है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर होगा आ जाएगा। और आप जो भी यूनिट है वो आपको पता है, इसके अंदर जो यूनिट आती है के की फर्स्ट ऑर्डर के अंदर वो कितनी आती है, सेकंड इनवर्स वन। क्वेश्चन नंबर 32 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी 3 पार्ट आएंगे और 32 वाला जो नंबर का क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स और वाई आपको पहचानने हैं और उनका नाम बताना है। यहां ध्यान से देखेंगे, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हैलोजन और बेस के साथ है। अगर आप सब ने एक रिएक्शन पढ़ी हो तो ध्यान से देखें, ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। ये रिएक्शन कौन सी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। इसमें एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। आपको याद होनी चाहिए ये वाली रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस में क्या होता है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब क्षार की उपस्थिति में हैलोजेंस के साथ की जाती है तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स है, आपको पता है ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हैलोजेंस के द्वारा उन सबका प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी आप ये कहोगे कि जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन्स की अभिक्रिया हैलोजेंस के साथ कराई जाती है क्षारों की उपस्थिति में। और ऐसी स्थिति में यह होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उन अल्फा हाइड्रोजन्स का सारे के सारे का हैलोजेंस के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तीनों हाइड्रोजन्स की जगह 3 हैलोजेंस आ जाएंगी और बनेगा CCl3CHO। और आप सब ने सुना होगा ये जो CCl3CHO है इसे क्या कहा जाता है, क्लोरेल कहा जाता है। या मैं और अच्छी भाषा में बात करूं तो ये एसिटाल्डिहाइड है। हमने इसके तीनों हाइड्रोजन को हटाकर 3 क्लोरीन लगा दिया तो दूसरा नाम होगा ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। फिर इस क्लोरेल की रिएक्शन वापस अगर हम बेस से कराएं NaOH से तो आपको पता है रिएक्शन होगी और बनता है क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। क्योंकि आपको पता है जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती है उनके अंदर हेलोफॉर्म बनते हैं, क्लोरोफॉर्म बनते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया के अंदर X जो बनेगा वो CCl3CHO है, IUPAC नेम आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो Y बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी X तो क्लोरेल है, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है, और Y जो है वो क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये वाली रिएक्शन आपकी क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन है। वह पार्ट अगर हम देखें, हमसे सक्सिनिक अम्ल पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि जो सक्सिनिक अम्ल होता है वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं और कार्बन की संख्या टोटल 4 होती है। ऐसा अम्ल क्या कहलाता है, सक्सिनिक अम्ल कहलाता है। आप कहोगे इसमें कार्बन की संख्या 4 है, 4 होने के कारण बोला जाएगा ब्यूटेन, 4 होने के कारण बोला जाएगा ब्यूटेन। और इसके अंदर 2 ओइक एसिड लगे हुए हैं, इसीलिए इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। आप कहोगे सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नेम जो होगा वो होगा ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि जो एसिटिक अम्ल है उसका डाइमर का चित्र बनाइए। तो आप सबको पता है कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उनमें डाइमर बनाने की टेंडेंसी होती है। 2 एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। इस चीज को डाइमर कहते हैं। एक एसिटिक एसिड CH3COCOH, एक एसिटिक एसिड CH3COCOH। एसिटिक एसिड का ये डाइमर है
और यही कारण है कि जो एसिटिक अम्ल का जो प्रक्षित अणुभार है वो 60 की बजाय कितना मिलता है, 120 मिलता है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दो तरह से पूछेगा, या तो ऐसे पूछेगा एसिटिक अम्ल के द्विलक का चित्र बनाइए, या इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो एसिटिक अम्ल है उसका अणुभार 60 होता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अणुभार 60 की बजाय 120 मिलता है। तो रीजन यह है कि एसिटिक अम्ल में डाइमर बनाने की टेंडेंसी है, दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगले क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां NH3 नहीं है, यहां N3H है, हाइड्रोजोइक है, इसको सही करें, मिस्टेक है। निम्नलिखित अभिक्रिया में आपको X और Y पहचानने हैं और उनके IUPAC नेम बनाने हैं। ग्रीनियर रिएजेंट की रिएक्शन शुष्क बर्फ से है, ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से है, और इसके अंदर आपको पता है जब ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। आप देख भी सकते हैं CH3MgBr यहां से टूटेगा, मैग्नीशियम मेटल CH3 माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये रही, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये वाला हिस्सा प्लस का, ये वाला हिस्सा माइनस का, इस प्लस वाले के साथ CH3, माइनस वाले के साथ MgBr, ये वाली स्थिति बनेगी। अगली स्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे और एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड, यानी जो X है वो आपका एसिड है, जिसका IUPAC नेम आप बना सकते हैं, दो कार्बन की चेन है तो एथेन, और लास्ट में ओइक एसिड लगाना है तो एथेनोइक एसिड। कहने का मतलब यह है, मोटी भाषा में समझे तो क्या है, जो ग्रीनियर अभिकर्मक है उसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं, यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में नहीं बल्कि शुष्क बर्फ या ठोस CO2 के साथ कराई जाती है, तो उस समय आपको क्या करना है, फाइनली एसिड बनाना है। और क्या करना है कि ग्रीनियर अभिकर्मक में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बना देना है। जैसे यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, एक और एक दो, दो कार्बन वाला आपको एसिड बना देना है। वो कौन सा एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का IUPAC नेम आप जानते हैं, एथेनोइक एसिड है, तो X तो ये हो गया। अब हमें Y की पहचान करनी है, तो एक्चुअल में ये हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को अगर आपने सुना हो तो स्मिट रिएक्शन कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको फाइनली ये ध्यान रखना है कि स्मिट अभिक्रिया के अंदर जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एमीन में बदल जाता है, यानी आपका मैथिल एमीन बनता है, साथ में N2 गैस बाहर निकलती है और साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है। तो यहां NH3 नहीं है, N3H है, कोड में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या ध्यान रखना है, फाइनली एक बार वापिस बता देता हूं, ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन CO2 से कराएं, ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें एसिड बनेगा। ग्रीनियर अभिकर्मक में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन ज्यादा वाला आप एसिड बना दें, जैसे यहाँ एक कार्बन है तो दो कार्बन वाला एसिड एथेनोइक एसिड बना दें। जब एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं तो ये रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया होती है। इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में N2 और CO2 गैस बाहर निकलती है। मैकेनिज्म 12th लेवल पे है नहीं, जो मैं बात नहीं कर रहा, नहीं तो हर रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। दूसरा क्वेश्चन एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड में आपको पता होगा सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन थे, एडिपिक एसिड 6 कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाली चीज आपको पता होगा, एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दो उसमें COH टर्मिनल एंड पर लगे होते हैं, लेकिन कार्बन की संख्या 6 है। 6 कार्बन होने के कारण आप इसको हेक्सेन तो बोलोगे, और साथ में 2 ओइक एसिड लगे हुए हैं, इसीलिए इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। यहां आपसे कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना पूछी है, आपको पता है ये कार्बोनिल समूह है, इसमें कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन प्लस का। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगी, अनुनादी स्ट्रक्चर।
अनुनाद में क्या होता है, पाइबंद लॉन पेयर में कन्वर्ट होता है और लॉन पेयर वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइबंद में। तो कार्बोनिल समूह की ये अनुनादी संरचना है। अगला लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे जेम डाई हैलाइड काम में लिया है। एक कार्बन के ऊपर जब दो हैलोजेंस होते हैं तो डाई हैलाइड्स तो ही जेम डाई हैलाइड है। जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन जलीय क्यूएच से करा रहे। जलीय क्यूएच के साथ जब जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। KCl KCl बाहर निकलता है, दो OH यहां लग जाते हैं। एक कार्बन पर दो OH आपको पता है अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर निकल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। जो X बनेगा वो CH3CHO बनेगा और CH3CHO का IUPAC नेम आप जानते हैं, दो कार्बन होने के कारण एथेन तो बोलना है और एल्डिहाइड में लास्ट में अल लगता है तो एथेनल। अब आपको पता होगा जिंक मरकरी और कंसंट्रेट HCl क्या है, क्लीमेंसन अपचायक पदार्थ होते हैं। और जो क्लीमेंसन अपचायक है उसका काम ये होता है कि जो CO ग्रुप होता है इसको CH2 में कन्वर्ट करेगा, तो CH3 CH2 और H, कहने का मतलब CH3 CH3। वैसे भी जो क्लीमेंसन अपचायक होता है रिएक्शन को एल्केन पर जाकर छोड़ता है, दो कार्बन वाली एल्केन बनेगी, CO को फाइनली ये CH2 में बदलेगा, तो CH3 CH2H, CH2 और H जोड़ के CH3 बन गया। तो और CH3 CH3 दो कार्बन वाला एल्केन है जिसे आप सब जानते हैं एथेन कहते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसी से ही पूछ लिया, ये जो एसिटाल्डिहाइड बनेगा इसका IUPAC नेम बनाना है, दो कार्बन होने के कारण एथेन और एल्डिहाइड में लास्ट में अल लगता है तो IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉल। अगला आपसे कार्बोक्सिलेट रेनाइन की अनुनादी संरचना पूछी है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब ये H+ आयन देता है तो आपको पता है कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अनुनाद के अंदर आपको पता होगा लॉन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाता है, पाई लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी अनुनादी संरचना। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। बोर्ड में इस तरीके से 32 क्वेश्चन आने हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। बोर्ड के अंदर टोटल 32 क्वेश्चन आने हैं। डी वाले पार्ट में दो क्वेश्चन आएंगे 29 और 30, जिसमें एक अथवा होगा, और जो ई वाला सेक्शन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आएगा, जिसके अंदर आपके पास दो दो अथवा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बोर्ड के मॉडल पेपर समझ में आ गए होंगे। आप इनको देखें, आपको अच्छा रहेगा, एग्जाम के बेसिस पर ठीक रहेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं मेरे स्टैंडर्ड को नीचा ला सकूं, इसीलिए मैंने आपके 12th के हिसाब से पहली बार एक कोशिश की है कि 12th वाले बच्चों को कुछ फायदा हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे, और आपको समझ में आया तो आप मेरे इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के बीच में इसको भेजें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे लगातार वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू आज के लिए।